हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का शॉर्ट नोट पारिवारिक साधन व्यवस्था से है। पारिवारिक साधन व्यवस्था के अंतर्गत दो संसाधन आते हैं, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत ऐसे गुण आते हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर उपस्थित हों, ऐसे गुण जो हमारे या किसी भी व्यक्ति के अंदर उपस्थित हों, जैसे ज्ञान, रुचि, प्रेम, कौशल, अभिवृत्ति, चेतना, अभिक्षमता, योग्यता, पसंद, नापसंद, मतलब जितने भी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हैं और जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं या अभिव्यक्त कर सकते हैं, वह सब मानवीय संसाधन में आते हैं। अमानवीय संसाधन में ऐसे संसाधन जिसको हम देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, छू सकते हैं और रुपये पैसे से खरीद सकते हैं, खर्च कर सकते हैं और खरीद कर ले आ सकते हैं, जो दिखाई न दे। और अमानवीय संसाधन को भौतिक संसाधन भी कहते हैं। कोई वस्तु आ जाएगी, रुपया पैसा आ जाएगा, कोई सामान आ जाएगा, ये सब अमानवीय संसाधन में आते हैं। मतलब मानवीय के अंदर को छोड़ के किसी भी मनुष्य के अंदर के जितने भी मतलब कौशल हैं, अभिवृत्ति हैं, प्रेम है, इन सबको छोड़ के जो भी साधन बचते हैं जिनको हम देख सकें, सिंपल अर्थों में जो दिखाई दे वह अमानवीय में आते हैं, जो दिखाई ना दे वह मानवीय में आते हैं। जो होम इकोनॉमिक्स संस्था थी, होम इकोनॉमिक्स, इसके अनुसार संसाधनों को का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था: सामाजिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन और वस्तुएं एवं उपकरण। सामाजिक संसाधन में वस्तुएं तथा व्यक्ति आते हैं। व्यक्तिगत के अंतर्गत जो पर्सनल होते हैं, जैसे रुचियां, विश्वास, इच्छाएं, कौशल, प्रेम, ये सब आते हैं। और जो वस्तुएं एवं उपकरण होते हैं, इसमें मानव निर्मित व प्राकृतिक दोनों आती हैं। जो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, जो वस्तुएं हो या उपकरण, वह वस्तुएं तथा उपकरण में आते हैं। निकिल एवं डार्सी के अनुसार जो संसाधन बताए गए वह दो बताए गए, मानवीय और अमानवीय। निकिल और डार्सी ने ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, कौशल, शक्ति, योग्यताओं को मानवीय माना या बताया। और अमानवीय इन्होंने समय को, धन को, वस्तुओं को, सामुदायिक सुविधाओं को बताया। जो ग्रास और कैंडल थे, इन्होंने भी दो प्रकार से संसाधनों को का वर्गीकरण किया, मानवीय तथा अमानवीय में। इन्होंने समय को मानवीय बता दिया। निकिल और डार्सी ने समय को अमानवीय बताया, लेकिन ग्रास और कैंडल ने समय को मानवीय बता दिया। और अमानवीय इन्होंने धन को बताया, भौतिक सुविधाओं को बताया तथा सामुदायिक सुविधाओं को बताया। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ समय का था। जो ग्रास और कैंडल थे, इन्होंने समय को मानवीय बताया, और जो निकिल और डार्सी थे, इन्होंने समय को अमानवीय बताया। इन दोनों में सिर्फ समय का ही डिफरेंस था, बाकी चीज़ें सेम थी। नेक्स्ट है संसाधनों या साधनों की विशेषताएं। मतलब क्या विशेषताएं हैं साधनों की? जो साधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, वह सीमित होते हैं। कोई भी साधन होते हैं वह सीमित ही होते हैं, वह असीमित नहीं होते हैं। किसी भी चीज़ की सीमा होती है, तो वैसे भी साधन जो होते हैं, सभी साधन सीमित होते हैं। जो साधन होते हैं वह उपयोगी होते हैं, वह हमारे कार्यों में उपयोगी होते हैं। साधन विकसित किए जा सकते हैं। अगर हमारी आवश्यकताएं हैं तो हम साधनों को विकसित कर सकते हैं। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हमें कोई भी कार्य करना है, उसके लिए पर्याप्त, मतलब एक से ज़्यादा साधन होंगे तो हम बेस्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के लिए हमें किसी कोचिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो हमारे सामने कई ऑप्शन आएंगे, कई कोचिंग आएंगी। तो उन चारों कोचिंगों में या उन जितने भी कोचिंग हैं, उन सब में किसी एक का चयन कर लेना, यह होता है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। जैसे कई साधन हैं और हम अपने इच्छा अनुसार या अपने सुविधा अनुसार किसी एक का प्रयोग करें या एक को चुनें, तो इसका मतलब यही होगा कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। साधन पारस्परिक संबंधित होते हैं। जो साधन होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। कहने का मतलब है कि जब हम
किसी भी साधन का प्रयोग करेंगे तो उचित प्रयोग से, जैसे अभी मैंने बताया कि हमें कोचिंग लेनी है तो हम पहले पता करेंगे कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, घूम घूम के या किसी से राय लेके। तो उचित प्रयोग किसी भी एक जो हमें अच्छा लगे, या जो पता मतलब पता करने के बाद जो अंतिम निर्णय हम ले कि कौन सी कोचिंग अच्छी है हमारे लिए, तो उचित प्रयोग वही होगा कि कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प का प्रयोग करना है या एक चीज चुनना। साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ के इस सब टॉपिक को, या इन सब जो नंबरिंग के हिसाब से हैं 1 2 3 4, इनको अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ के समझ सकते हैं अपनी भाषा में। नेक्स्ट है, साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। साधनों के प्रयोग से प्रबंध प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है। किसी भी जब हम किसी भी कार्य को करेंगे तो जो हम प्रबंध का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए किसी आयोजना बनाना। जैसे कोई भी कार्य हम शुरू करेंगे तो पहले हम उसको सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसको मैनेजमेंट करेंगे, मैनेज करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि साधनों के प्रयोग से प्रबंध प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है। हम कोई भी मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो वह साधनों के प्रयोग से ही संभव हो पाता है। और अगर हम उचित साधन का प्रयोग करते हैं तो उस पे उचित या अनुचित, जो भी उचित साधन का प्रयोग करेंगे या अनुचित का, तो उसका प्रभाव पड़ेगा हमारे मैनेजमेंट पे, हमारे प्रबंध पे, प्रबंधन पे। उद्देश्य, संसाधन के क्या उद्देश्य होते हैं? हम संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। पारिवारिक संबंधों या परिवार के सदस्यों के विकास हेतु जो संसाधन होते हैं वह उपयोगी होते हैं। जो संसाधन होते हैं वह मित व्यय भी होते हैं और संतुष्टि की इच्छा भी करते हैं, और हम साधनों का प्रयोग करके संतुष्ट हो सकते हैं। संसाधनों के सिद्धांत, संसाधनों के सिद्धांत में आता है लक्ष्यों का निर्धारण। हमें अपने लक्ष्यों का निर्धारण सर्वप्रथम करना चाहिए, फिर योजना बनाना चाहिए, फिर साधनों को एकत्रित करना चाहिए, फिर साधनों का क्रमानुसार प्रयोग करना चाहिए, फिर क्रियान्वयन करना चाहिए, फिर निरीक्षण करना चाहिए, फिर समायोजन करना चाहिए, फिर लास्ट में मूल्यांकन करना चाहिए। संसाधन के सिद्धांत में सर्वप्रथम यही होता है कि हमारे लक्ष्य क्या है, हमें क्या कार्य करना है, उसको पहले हम निर्धारित करेंगे, फिर योजना बनाएंगे, फिर जो साधन है, किस साधन का प्रयोग करना है, हमें किन किन साधनों का प्रयोग करना है, उसको एकत्रित करेंगे। फिर उन साधनों को हम क्रम से प्रयोग करेंगे, कौन से साधन का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे, फिर उसके बाद किसका करेंगे, कौन सा साधन पहले प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उपयोगी होगा। इस आधार पे हम साधनों का क्रमानुसार प्रयोग करेंगे, फिर क्रियान्वयन करेंगे, कार्य को शुरू करेंगे, फिर निरीक्षण करेंगे, फिर समायोजन करेंगे, फिर लास्ट में मूल्यांकन करेंगे। तो ये हुआ संसाधनों का सिद्धांत। किसी भी चीज़ को समझने के लिए होम साइंस में हमें उसे अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए, समझना चाहिए, व्यवहारिक लेके चलना चाहिए, तब समझ में आता है। उसके बाद है पारिवारिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक। जो पारिवारिक संसाधन है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? आर्थिक स्तर भी प्रभावित करता है। पारिवारिक संसाधनों को आर्थिक स्तर, हमारा आर्थिक स्तर कैसा है वह भी प्रभावित करेगा। पारिवारिक जीवन स्तर कैसा है, परिवार का आकार एवं संगठन कैसा है, कौशल प्रबंध कुशलता कैसी है, संसाधनों का वैकल्पिक तरीके से प्रयोग, हम कैसे संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, यह भी प्रभावित करेगा। कामकाजी महिला कैसी है, कामकाजी है, घरेलू है, कैसी है, ये सारे जो हैं यह हमारे पारिवारिक संसाधन को प्रभावित करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जैसे एंजिल के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती जाती है, भोजन पर व्यय होने वाला प्रतिशत क्या होता है, घटता जाता है। एंजिल ने बोला है, जो एंजिल का नियम है उसके अनुसार मतलब जो भी परिवार है अगर उसकी आय बढ़ रही है तो उसके भोजन पर व्यय होने वाला जो प्रतिशत होगा वह घटेगा, ना कि बढ़ेगा। आय बढ़ेगी तो प्रतिशत घटेगा।
लेकिन परिवार की आय बढ़ेगी तो जो भोजन पर होने वाला धन है, धन या पैसा या आय, वह बढ़ेगा, लेकिन प्रतिशत घटेगा। यह एंजिल का नियम है। नियम के अनुसार ये तथ्य निकले हुए हैं। नकदी समतुल्य। नकदी समतुल्य क्या होता है? इससे तात्पर्य होता है कि जो हम बैंक में जो पैसे जमा करते हैं या वस्तुओं में विनियोग करते हैं, विनियोग का मतलब होता है जो हम बचा के धन रखे हुए हैं उसको किसी और कार्यों में लगा देना, जो उससे पैसे आए वह विनियोग होगा। ऋण पत्र, जैसे ऋण पत्र में विनियोग, जैसे हम पोस्ट ऑफिस में कोई एनएससी खरीद लेते हैं, वह ऋण पत्र में आता है। तो यह सब नकदी समतुल्य में आते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा करना, वस्तुओं में विनियोग करना या ऋण पत्र खरीदना, ये सब नकदी समतुल्य में आते हैं। सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलान। जब सेवाएं तथा वस्तुएं दोनों मिल जाती हैं तो यह दोनों वास्तविक आय में आती हैं। सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना ही वास्तविक आय का स्रोत होता है। जीपीएफ क्या होता है? यह एक जो जीपीएफ होता है यह सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है। सीपीएफ जो होता है यह गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड बोर्ड। जो जीपीएफ होता है इसका होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त कर दिया जाता है। परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त कर दिया जाता है। आयकर से मुक्त करना मतलब होता है कि इस पे कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट है SCSH। यह जो होता है यह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना होता है। SCSH यह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना होता है। एनएससी के निवेश में पैसा और साथ ही ब्याज भी कर मुक्त होता है। अगर हम एनएससी को निवेश कर रहे हैं तो उसमें जो पैसा प्राप्त होगा और जो ब्याज होगा वह भी कर मुक्त होगा, इस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। और एनएससी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्षतिपूर्ति के घटक कौन कौन से होते हैं? यह मूल वेतन होता है और प्रोत्साहन होता है। स्टॉक जिसको शेयर बोलते हैं, यह बचत की आम पद्धति होती है और जो अंत में निवेश बन जाती है। एफडी इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। अभौतिक आय वह आय होता है किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को अभौतिक आय बोलते हैं। नवोन्मेषी उद्यमी यह कौन होते हैं? यह वह होते हैं जो नया नया रोजगार शुरू करते हैं, उनको नवोन्मेषी उद्यमी बोलते हैं। नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं। यह यूथ का क्वेश्चन है कि जो नवोन्मेषी उद्यमी होते हैं शुरुआती दौर में किस किस चुनौती का सामना करते हैं? तो वह प्रारंभिक पूंजी जुटाने में सामना करते हैं। इस लाइन का कहने का मतलब है जो नवोन्मेषी उद्यमी का मतलब होता है जो जिसने नया नया रोजगार शुरू कर दिया है, और जिसने नया नया रोजगार शुरू कर दिया है उनको जो चुनौतियां होती हैं उनके लिए वह होती हैं कि उनको प्रारंभिक जो पूंजी होती है उसको जुटाने में चुनौतियां होती हैं। जिसको नया रोजगार शुरू करना हो तो उसके लिए पहली जो प्रॉब्लम होगी, चुनौती होगी, वह वही होगी कि उनको पैसे की जो इन्वेस्ट करना है, जो पैसे प्रारंभिक पूंजी है उसको कैसे जुटाएं, उस चुनौती का सामना करना पड़ता है। जो ये सारे टॉपिक हैं ये सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इतने तो आज हमने पारिवारिक संसाधन के बारे में पढ़ा। यह छोटा सा चैप्टर था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल प्रश्न बनते हैं। खासकर निकिल और डार्सी के अनुसार समय होता है मानवीय और अमानवीय, इन दोनों से प्रश्न बनते हैं कि किसने मानवीय माना है और किसने अमानवीय माना है। तो आज हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में नए टॉपिक को शुरू करेंगे। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।